अच्छा, आपने एमएसएमईज़ का ज़िक्र किया कि अर्थव्यवस्था को तेज़ गति से बढ़ाने में उनकी एक बड़ी भूमिका रहनी है। लेकिन मतलब कुछ समय से ये सेक्टर ऐसा है जिसके बारे में लोगों को चिंताएँ रही हैं कि भई इन उन्हें कई कारणों से पिछले कुछ वर्षों में झटके लगे थे। पहले नोटबंदी के चलते, फिर जीएसटी लागू होने के चलते, फिर कोरोना के चलते, ये सारी चीज़ें एक के बाद एक चलती रहीं। मतलब एमएसएमईज़ उस तरह से वापस पटरी पर नहीं लौट पाए। कमज़ोरी बनी रही और काफ़ी सारे एमएसएमईज़ बंद भी हुए, ये कहा जाता है। अ, आपका इस बारे में क्या आकलन है कि सरकार एमएसएमईज़ को किस तरीके से राहत दे सकती है, जिससे वो जीएसटी के फ्रेमवर्क में आने के बाद यानी एक तरह से आप कहें कि कम्प्लायंस के दायरे में पूरी तरह आने के बाद, अपने धंधे को ठीक तरीके से आगे बढ़ा सकें? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एमएसएमई की को क्रेडिट दे के सरकार ने बहुत कोशिश की, चाहे क्रेडिट गारंटी स्कीम के माध्यम से, मुद्रा लोन के माध्यम से और अन्य तरीके से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के माध्यम से। तो एक तो उनकी क्रेडिट अवेलेबिलिटी की बात है जिसके ऊपर सरकार काफ़ी काम कर रही है और वह उसमें एक तरीके से एक लेवल पे है, लेकिन वो पूरी तरह से उनकी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, वो नहीं है। दूसरा मैं बता रहा हूँ कंप्लायंसेस के लेवल पे उनको टैक्स कंप्लायंसेस बहुत उनके लिए चिंता का विषय है। तो उसमें टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने काफी चीजें स्ट्रीमलाइन की है, चाहे वर्चुअल ई असेसमेंट को देख ले, टैक्सेशन के लिए देख लें, या जीएसटी के माध्यम से टेक्नोलॉजी को यूज करके ऑब्जेक्टिविटी लाए, सब्जेक्टिविटी खत्म की है। तो एक दूसरा ईज ऑफ कंप्लायंसेस ऑन टैक्सेशन भी किया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है हम उनके लिए, उनको मार्केट एक्सेस चाहिए। तो जो ई कॉमर्स का बड़ा कॉम्पिटिटिव सिस्टम जो आ रहा था जिसके कारण कई बहुत परेशान थे, तो हमने सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट जेम इसको काफी तेजी से प्रमोट किया। और अब ओएनडीसी ऑनलाइन जो वो डायरेक्ट मार्केटिंग का जो ओएनडीसी की कंपनी जो बनाई है, तो जिसके अंदर एमएसएमई वगैरह को प्रोडक्ट को काफी तेजी से उनको उसमें रजिस्टर करके बेचने की सहूलियत मिल रही है। उसको सरकार ने एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म, अनबायस्ड प्लेटफॉर्म के रूप में ओएनडीसी और जेम को बहुत प्रमोट किया है। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और सब लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस को कंपलसरी किया है कि आप इसमें आप यहाँ से प्रोक्योर करें। तो एक बहुत बड़ी टेंडरिंग और एक जो कार्टेल बन जाते थे, उन सबको तोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया है। और धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो एक एक डिपार्टमेंट के 50-50, 60-60 हजार के प्रोक्योरमेंट जेम और ओएनडीसी के थ्रू हो रहे हैं, बहुत उसको सहूलियत मिल रही है। तीसरा टैक्स कंप्लायंसेस, एक तीसरा हमने टेक्नोलॉजी को यूज करके उनकी बिल डिस्काउंटिंग यानी वर्किंग कैपिटल के लिए जैसे ट्रीट्स जैसे प्लेटफॉर्म किए कि वो लार्ज कंपनी को अगर बिल रेज करते हैं तो उन बिल को वो उस प्लेटफॉर्म पे डाल दें, बैंक उनको बिल को डिस्काउंट करके उनको पेमेंट कर देगा और वो बैंक सीधे उन लार्ज कंपनी से जब ड्यू हो जाएगा पेमेंट उनको लेंगे। तो ऐसे एक्सिस बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा, एनएससी सब ने मिलके कई बिल डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किए हैं, समाधान भी क्रिएट किया। अभी टैक्सेशन में एक बदलाव किया था इस बार की, अगर 45 दिन में उनका पेमेंट नहीं करेंगे तो उसका खर्चा, कंपनीज जो है वो 45 दिन में एमएसएमई को पेमेंट अगर नहीं करते तो उसको वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। तो इसके कारण उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी है। तो मेरा ये कहना है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट देख रहे हैं, मार्केट एक्सेस को हम इम्प्रूव कर रहे हैं, उनके बिल डिस्काउंटिंग वाले प्रोसेस को देख रहे हैं, उनको वेरियस क्रेडिट अवेलेबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं। और लास्ट में एक और महत्वपूर्ण बात है, हम एक नया इनिशिएटिव और ला रहे हैं कि ये जो जीएसटी और ई वर्चुअल असेसमेंट के कारण जो डेटा कलेक्ट हो रहा है एमएसएमई का, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे आती थी कि क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है उनके पास। क्रेडिट इवेल्युएशन में उन्हें प्रॉब्लम होती थी कि कोलेटरल फ्री अगर लोन देना है तो बैंक रिलक्टेंट है कि भाई कोलेटरल फ्री कैसे दे दे, हमारी सिक्योरिटी क्या है, आपका वर्किंग जो बैलेंस शीट्स वगैरह के पास इतना डेटा नहीं है। तो जी। हमने क्या किया है कि जो जीएसटी और वर्चुअल असेसमेंट का जो एमएसएमई का डेटा है, बैंकों को कहा है कि आप इसको एक्सेस करके क्रेडिट इवेल्युएशन करिए।
तो जीएसटी एक तरीके से हाई कंप्लायंस की बात करें आप, वो तो जी, टेक्निकल उनके लिए बहुत फायदा दो तरीके से, एक तो घर बैठे ही असेसमेंट वगैरह सब हो रहा है, रिफंड भी आ रहा है, और दूसरा यह है कि वो डेटा जो एसिमुलेट हो रहा है उसको शेयर करके उनकी क्रेडिट जी, हिस्ट्री बना रहे हैं और फॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं अल्टीमेटली। जी। तो गोपाल जी, जो आपके पॉलिसी लेवल पे तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ग्राउंड ये लेवल पे ग्राउंड जो लेवल पे फीडबैक मिलता है, इम्प्लीमेंट, नहीं, हाँ ग्राउंड लेवल पे फीडबैक ये मिल रहा है कि शुरू में जब इस सारे सेगमेंट को जीएसटी के अंदर लाना था, उस समय तो काफ़ी एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट रखा गया, जिसमें आप आइए किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब सारे लोग आ गए तो उसके बाद ये लग रहा है कि नहीं, वापस से वो पुराना इंस्पेक्टर राज जो है, वो फिर से आ रहा है, क्योंकि अब सरकार ने ढील जो दे रखी थी उसको छोड़ दिया है कि नहीं, अब कोई ढील देने की ज़रूरत नहीं है। तो वापस इंस्पेक्टर सक्रिय हो गए हैं। नहीं देखिए राजीव जी, एक ही इशू है इसमें जीएसटी के अंदर, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के कारण कई अनोमलिटीज क्रिएट हो रही है। कारण क्या है कि जो बिजनेस कम्युनिटी या इंडस्ट्री वो कहते हैं कि भाई हमने रिटर्न फाइल कर दी, आप हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दीजिए। एक ये समस्या है जिसके ऊपर काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट, जब सरकार केवल चेक कहती है कि हमें टैक्स पहुंचेगा तभी तो हम उसका क्रेडिट देंगे, इसमें और वो लोग चाह रहे हैं कि बिना सरकार इसको चेक किए हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दे, जो कि आज के एनवायरनमेंट में जब 100% कंप्लायंसेस नहीं है, सरकार के लिए मुश्किल है। और सरकार का जो अपना डेटा है वो कहता है कि बहुत सारा टैक्स इवेजन हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको जो हैरासमेंट वाला एंगल है उनको लिए ध्यान में रख रहे हैं। मुझे लगता है कि जब एक बार पूरा स्ट्रक्चर ऑडिट ट्रेल स्टेब्लिश हो जाएगा, सब जो जो बैड एलिमेंट्स हैं इस सिस्टम से निकल जाएंगे और जल्दी हो जाएगा, तो फिर ये चीजें काफी स्मूथन हो जाएगी। जी।